आज का टॉपिक है संख्याओं के प्रकार, जिसमें पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या, जिसको आपने क्या किया? पढ़ लिया। दूसरा पूर्ण संख्या, कि अगला जो नेक्स्ट जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित तमाम प्राकृत या प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या के बाद की जो संख्या आती है वो आती है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में शून्य सहित तमाम प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहां पे महत्वपूर्ण चीजें आती हैं जो क्वेश्चन यानी एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण संख्या को किससे दर्शाया जाता है? तो पूर्ण संख्या को W से दर्शाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है शून्य। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इसमें? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है वह है अनंत। अनंत को इस तरह से दिखाया जाता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे क्या? इनफिनाइट। अनंत को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? इनफिनाइट। पूर्ण संख्या को किस नाम से इंग्लिश में जानते हैं? होल नंबर। ठीक है, ये रहा आपका पूर्ण संख्या से संबंधित प्रश्न। और कोई ऐसा प्रश्न आपको दिखने में आया हो तो बताएं। ये एक तो क्वेश्चन यहीं पे हो गया बेटा कि पूर्ण संख्या को कैपिटल W से दर्शाया जाता। हाँ, तो ये पूर्ण संख्या के साथ हो या प्राकृतिक संख्या के साथ हो, ये दोनों के साथ वही संख्या प्राप्त होगी। वो पूर्ण संख्या के साथ कहे कि यदि पूर्ण संख्या में एक जोड़ा जाए तो अगली कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो वो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या परवर्ती। इंग्लिश में कहें तो सक्सेसर और आफ्टर। अगर किसी पूर्ण संख्या में एक घटाया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। यानी कि इंग्लिश में कहें तो प्रेडिसेसर प्राप्त होगा। तो वो तो पॉइंट आप प्राकृतिक संख्या में ही देख चुके हैं, और ये कह ही दिया कि अगर जीरो को जैसे सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। तो जितने प्राकृतिक संख्या के प्रश्न हैं वो पूर्ण संख्या से तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। केवल अंतर ये हो जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी और उसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। यही है ना, और कोई अंतर प्रश्न से नहीं मिलेगा। इसमें भी पूछ सकता है कि एक पूर्ण संख्या की अगली कौन सी संख्या प्राप्त होती है? तो पूर्ण संख्या की अगली संख्या जो प्राप्त होती है वो भी क्या होगी? पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। अब प्राकृतिक संख्या की अगली कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो वो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। तो वो तो जितने क्वेश्चन थे उससे बनने वाले सारे के सारे प्राकृतिक संख्या के पिछले क्लास में आपको बता दिए गए। इस क्लास में अगर पूर्ण संख्या से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो केवल छोटी संख्या को छोड़कर और दर्शाने वाली संख्या को छोड़कर समस्त क्वेश्चन प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड होंगे। जो प्राकृतिक संख्या का आंसर होगा
वही पूर्ण संख्या का भी आंसर होगा, केवल 2 क्वेश्चन को छोड़ के, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या को छोड़ के और पूर्ण संख्या को किससे दर्शाया जाता है, इसको छोड़ के, क्योंकि दोनों में डिफरेंट हो जाएगा, होगा ना। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? चले आगे। तीसरी संख्या है इसके बाद की, वो क्या है, वो है पूर्णांक। क्या है? तीसरी है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। अब यहां है कि इसकी परिभाषा की बात करें कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, बताइए कोई एक, कोई बताओ। चलो विवेक। जीरो सहित, यानी कि शून्य सहित तमाम धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब इसमें पूछिए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत हो जाएगा। हाँ, सबसे छोटी। हाँ, अब यहां पे क्यों अनंत हुआ? क्योंकि ये संख्या कहां पे चली जाती है? माइनस में, और यहां पे जीरो को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे बनने वाले क्वेश्चन ना के बराबर ही पूछे जाते हैं, यानी कि आपको पूर्णांक संख्या से सबसे छोटी संख्या बनने वाले क्वेश्चन नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये माइनस में जाएगा वो कितना छोटा जाएगा? अनंत के तरफ जाएगा। और बड़ा भी पूछा जाए तो ये किधर जाएगा? अनंत के तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि शून्य सहित तमाम धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, यानी कि पॉजिटिव नंबर भी आएगा और नेगेटिव नंबर भी आएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। किसका? संख्या रेखा का। संख्या रेखा। संख्या रेखा को क्या कहते हैं? तो संख्या रेखा को कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है। अब नंबर या लाइन जो होती है एक स्ट्रेट होती है, ठीक है, और ये दोनों की तरफ इसका तीर होता है कि जो ये दिखाता है कि दोनों की तरफ ये लाइन बढ़ सकती है। इसके बीचों बीच में जीरो को रखा जाता है। जीरो क्या है? एक उदासीन है। यहां पर जीरो को क्या माना जाता है? कोई वैल्यू नहीं होता है, केवल ये दर्शाने के लिए उपयोग में किया जाता है। दाएं तरफ बात करें तो दाएं तरफ हमारी आ जाती है पॉजिटिव संख्या, और बाएं तरफ बात करें तो बाएं तरफ आ जाती है हमारी नेगेटिव संख्या। अब बताओ, अब इसमें पूछे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? अनंत जाएगा ना, पीछे की तरफ जाएगा ना। -1 से -10 छोटा है, -100 छोटा है, -1000 छोटा है कि -1 छोटा है? -1 छोटा है कि -100 छोटा है? पीछे की तरफ जा रहे हो ना बेटा, जब माइनस में जाओगे तो घटेगा ना। और यहां पर क्या है? तो बताओ इसमें छोटी संख्या पाना पॉसिबल है? अब संख्या रेखा का उपयोग किया जाता है, तो संख्या रेखा का जो परिभाषा होता है ये जान लीजिए। पूर्णांक संख्या को दर्शाने के लिए जिस रेखा का प्रयोग किया जाता है वही पूर्णांक संख्या को हो, तो पूर्णांक संख्या कह दे तो पूर्णांक संख्या की श्रृंखला तो ऐसे ही आ जाएगी ना, क्योंकि जीरो सहित तमाम धनात्मक संख्या क्या होती है? और वही श्रृंखला ही तो आती है ना। तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे?
पूर्णांक संख्या के श्रृंखला को दर्शाने के लिए जिस रेखा का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। राइट या रॉन्ग? अब बताओ इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या है? तो इसमें महत्वपूर्ण नोट्स हैं। वो पहला है कि संख्या के रेखा के बीचों बीच कौन सी संख्या पाई जाती है? तो संख्या रेखा के बीचों बीच 0 पाया जाता है। संख्या रेखा के दाएं तरफ कौन सी संख्या पाई जाती है? तो संख्या रेखा के दाएं तरफ 5 धनात्मक संख्या पाई जाती है। और संख्या रेखा के बाएं तरफ कौन सी संख्या पाई जाती है? तो संख्या रेखा के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या पाई जाती है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या पाई जाती है। अब कहे कि संख्या रेखा पर तीर का मतलब क्या होता है? तो ये संकेत होता है कि ये जो तीर है, जो किरण है, तीर का मतलब ये क्या दिखाता है? ज्योमेट्री में दिखाता है, इसे कहते हैं किरण। एक पॉइंट से जब तीर को दूसरे किसी दिशा में दिखाया जाता है तो दिखाया जाता है कि इस पॉइंट से ये किरण आगे की तरफ बढ़ सकती है। तो ये दोनों तीरों का दिखाने का मतलब है कि ये रेखा अनंत तक खींची जा सकती हैं। समझ में आया? तो ये रहे आपके पूर्णांक से संबंधित। अब आगे चलते हैं और अगली संख्या क्या है? सम और विषम। सम और विषम संख्या। ठीक है, दो चीजें जानना है। अब यहां पे कहें कि सम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन कहते हैं। और विषम को क्या कहते हैं? ऑड कहते हैं। नंबर तो ऐसे ही लगा देंगे, संख्या जब लिखेंगे तो नंबर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में है। ठीक है, लो सम संख्या और विषम संख्या दोनों को एक ही साथ जान लेते हैं। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होगी? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। इंग्लिश में सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं और इंग्लिश में विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। सम संख्या को कैपिटल ई से दर्शाया जाता है और विषम संख्या को कैपिटल ओ से दर्शाया जाता है। ठीक, इसमें भी एक पीछे थोड़ा सा टॉपिक छूटा हुआ है। इंटीजर नंबर को किससे दर्शाया जाता है ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि इंटीजर नंबर को आई से नहीं दर्शाया जाता है, कैपिटल जेड से दर्शाया जाता है। और क्यों कैपिटल जेड से दर्शाया जाता है? क्योंकि इनके जो जनक माने जाते हैं वह है जेहलीन। तो जेहलीन का कैपिटल जेड ले लिया जाता है और उससे पूर्णांक को दर्शाया जाता है। यानी कि कैपिटल का पूर्णांक, जो कैपिटल को दर्शाए जाने वाली संख्या है, वो अल्फाबेट है, वो है कैपिटल जेड। ठीक है, अब यहां पे है कि सम संख्या और विषम संख्या। अब सम संख्या की पहचान के लिए ये जानना है कि जो संख्या 2 से कट जाए। अब 2 से कटने के लिए 2 से विभाज्यता का नियम जानना चाहिए। तो 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या 2 से विभाजित होती है। जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो ठीक
अब ये सम संख्या है, तो सम संख्या का पहला है कि इसका परिभाषा क्या है। तो सम संख्या का परिभाषा क्या कहता है? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है? तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या 2 से विभाजित होती है। अब इसकी पहचान के लिए जान लीजिए कि कौन संख्या सम संख्या होगी। तो जिसका अंतिम अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी? सम होगी ही होगी, किसी भी हाल में सम होगी। किसी भी हाल में ये क्या होगी? सम ही होगी। अब इसमें देखिए क्या है ये पहचान में, जिसका अंतिम अंक क्या हो जाए? 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए, वो क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। आंख बंद करके कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, केवल ये हमें ये देखना है कि इसका अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक क्या है। इससे मतलब नहीं है। किससे मतलब है? केवल इससे मतलब है। अगर यहां पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो संख्या क्या होगी? सम होगी। समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही आप चलते हैं विषम की संख्या की ओर। विषम संख्या क्या कहता है? तो विषम संख्या का परिभाषा कहता है जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान जान लीजिए। जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो संख्या विषम संख्या ही होगी। गणना में एक के बाद दूसरी जो संख्या प्राप्त होती है सम होती है, सम के बाद विषम होती है, तो एक एक का अंतर पाया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 1 क्या है? विषम है, लेकिन 2 क्या है? सम है। 3 क्या है? विषम है, तो 4 क्या होगा? सम होगा। तो ये क्या है? सम और विषम का क्रम चलता रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे कोई संख्या दे दी है और इसमें पूछे कि क्या ये कौन सी संख्या है? विषम है। सीधे क्या देखना है? इकाई पे क्या है। इसमें नहीं देखना है कि इसमें क्या है, इसमें देखना है कि इकाई का स्थान क्या है। 1, 3, 5, 7, 9 है, तो 1, 3, 5, 7, 9 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। समझ में आया? इसको दर्शाने के लिए कैपिटल ई का प्रयोग करेंगे और इसको दर्शाने के लिए कैपिटल ओ का प्रयोग करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो एक एक चीजों को अलग अलग कर लेते हैं। जब दोनों को डिफरेंस के तरीके से लिखा गया है तो दोनों का अंतर देखेंगे ना। इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1 होगी। इसमें कहा जाए सबसे छोटी है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? अनंत होगी। और इसका भी आंसर क्या होगा? अनंत होगी। और क्वेश्चन बताइए।
अब यहां पे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि शून्य क्या है। शून्य क्या है? शून्य क्या है? क्वेश्चन पहला सम संख्या है, दूसरा विषम संख्या है, तीसरा भाज्य संख्या है, चौथा सभी है। बताइए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? भाई अब ये तो नहीं है ना कि जैसे आप पिछले क्लास में देखे थे वहां पे पूछा गया था शून्य क्या है, तो हर जगह इसका अलग अलग पॉइंट देकर पूछा जा सकता है, अलग अलग संख्याएं दिखकर पूछा जा सकता है कि बताइए शून्य क्या है। इसमें जब पहला ये जान चुके हैं, पिछले क्लास में जब इस पे क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें पूछा गया कि शून्य क्या है, तो वहां पे सम था, अभाज्य भाज्य था और पूर्ण था और सभी था। इसमें क्या आ गया है? विषम आ गया है। अब कंफ्यूजन हो गया कि सर यहाँ पे तो पिछले क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था वैसा है ही नहीं, दूसरा हो गया है। अब दूसरा हो गया तो उस तो आंसर ही नहीं आ रहा है, उसमें तो सभी आ गया था, इसमें कैसे सभी आएगा? मन में बैठ रहा है ना। अब यहाँ पे जानिए कि ये क्या, ये सभी होगा कि भाज्य होगा कि विषम होगा कि सम होगा? इसका भी आंसर क्या होगा? सभी ही होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे सम संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, तो विषम संख्या नहीं होगा। भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या जब ये संख्या 0/2 है तो कट गई ना, लेकिन 0/3 से नहीं कटेगी है? तो विषम संख्या से नहीं कटेगी। कटेगी कि नहीं कटेगी? जब 2 में 0 में 2 से भाग लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है कि नहीं? नहीं लगाया जा सकता है, नहीं लगेगा। 0 से 0 नहीं खत्म होगा, 0 बार में 0 नहीं आएगा है? तो सम संख्या तभी तो होती है। अब यही थोड़े होगा कि ऐसा थोड़े है, ये है शून्य में भाग लगाओगे 2 से, शून्य में किसी संख्या में शून्य से भाग लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। तो उसका आंसर क्या होगा? इनफिनाइट होगा। जब आप भाग पढ़े होंगे तो ये आवश्यक रूप से आप देखे होंगे कि 0 में जब किसी संख्या में 0 से भाग लगा पाएंगे, लेकिन 0 में किसी संख्या से भाग लगा लेंगे और उसका भागफल क्या आता है? 0 आता है। तो ये संख्या कब डिवाइड होगी? क्योंकि सम संख्या तभी कहलाती है ना जो 2 से विभाजित हो। सम संख्या तभी होगी ना कि जब संख्या 2 से विभाजित हो। अब 2 से विभाजित होने के लिए ऐसे लिखोगे कि ऐसे लिखोगे? 0/2 लिखोगे कि 2/0 लिखोगे? 0/2 लिखोगे ना। अब 0/2 लिखो तब ये 2 से कैसे विभाजित हो गया? 0 कैसे कटा? तो 0 कटाने के लिए क्या, जब 0 से भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे 2 से 2 के टेबल में 0 नहीं आता है ना कि 0 1 0 हो जाता है ना। जब भाग लगाए होंगे आप, तो भाग लगाते समय एक ऐसा पॉइंट आया होगा कि जहां पे संख्या का भाग लगा रहे थे, अब उससे कटाने के बाद कुछ बच जाता था, उसको तो शेषफल कह देते थे, लेकिन शेषफल बचने के बाद भी कुछ ऐसा उतर जाता था, या शेषफल कट गया, ऊपर से एक अगली संख्या भाज्य में से कोई एक अगली संख्या उतर गई, तो अब उसको कटाने के लिए आप क्या करते थे? 0 बढ़ा देते थे और 0 को घटाते थे ना। या कभी ऐसा होता था भाग में कि आप भाग लगा रहे हैं और उसमें एक संख्या तो आ गई, कटाने के बाद दोनों संख्या कट गई, ऊपर से एक संख्या आ गई, तो आ गया मान लो कि सपोजली इधर 9 है और इधर आ गया 2 कटाने के बाद। तो आप बताओ 9 के टेबल में 2 तो नहीं आता है, तो फिर ऊपर से क्या करते थे? अगली संख्या उतारते थे कि नहीं उतारते थे? उतारते थे ना। अब इसके बाद 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेते थे। तो एक कंडीशन में जब ये अगली संख्या उतारनी पड़ती थी तो आप इसके लिए क्या देते थे? 0 देते थे कि नहीं देते थे? देते थे ना।
तो यहाँ पे जीरो का क्या कोई वैल्यू कंसेप्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इतना समझ जाइएगा कि जीरो क्या है, वो सम संख्या है, क्योंकि जीरो 2 से विभाजित हो जाता है। और कैसे विभाजित हो जाता है यहाँ पे दिखा दिया गया। जब ये जीरो 2 से विभाजित हो जाएगा तो जीरो 3 से विभाजित नहीं होगा। जीरो 3 से विभाजित होगा कि नहीं? और जब जीरो भाज्य से संख्या से विभाजित हो सकता है तो जीरो क्या विषम संख्या से विभाजित नहीं हो सकता? तो ऑप्शन क्या होगा? ये सभी। ऐसे ही क्वेश्चन जब आते हैं पेपर में तो अच्छे एग्जाम, आप ही के एग्जाम के लिए नहीं, नवोदय सैनिक और विद्या ज्ञान के एग्जाम के लिए नहीं, आगे आने वाले कंपटीशन के एग्जाम में भी ये क्या कर देता है, कितने लोगों को मूर्ख बना देता है और कितने लोग गलत करके आते हैं। तो ये नहीं है कि इसका पैटर्न यही रहेगा। जीरो पर अभी कितनी संख्या से बनने वाली संख्याएं बदली जा सकती है। जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद जब सवाल आपको मल्टीपल लगवाए जाएंगे तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि देखिए जीरो पर कितना क्वेश्चन आ रहा है। यहां पे ये भी पूछ सकता था परिमेय है अपरिमेय है, सम है विषम है, भाज्य है अभाज्य है। तो ऑप्शन अपने ऊपर होता है कि हम ऑप्शन में कौन सी संख्या लेंगे। इनमें 3 इग्नोर करके हम 1 रख ले देते, तब भी ये क्या हो जाता ना। इसमें किसी को दिक्कत है? यस या नो? हाँ, चले अब अंतर वाले 2 और भी क्वेश्चन है। वो क्या है? वो है अगला अभाज्य और दूसरा है भाज्य। अभाज्य को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और भाज्य को क्या कहते हैं? भाज्य को कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अब इस भैया का एक ही नाम नहीं है, इस भैया का कितना नाम है ये हमें जानना है। इन भैया का नाम है ऋण संख्या। इन्हीं भैया को कहा जाता है प्राथमिक संख्या। प्राथमिक संख्या, ठीक है। और अलग अलग किताबों में अलग अलग 1-2 नाम और भी मिल जाएगा, तो इससे घबराने का मतलब नहीं है, ठीक है। यौगिक भाज्य है, यौगिक को क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। अब यहां पे देखिए यौगिक की संख्या क्या क्या हो जाएंगी? तो ऋण संख्या तो दिया ही है ना यार, ऋण को ऋण ही नहीं कह सकते हो, बैकलोल कहीं के। इसको क्या कहते हैं? यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं, और अप्राथमिक भी कह सकते हैं। और जब अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो अलग अलग कुछ संख्याओं के नाम भी आते रहेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक ऋण संख्या क्या है? तो इसको इंग्लिश में एक ही नाम जानते हैं, प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और दूसरे को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो पहले की बात करते हैं, पहले इनको समझते हैं, ठीक, इसके बाद इनको समझेंगे। तो पहला है कि अभाज्य संख्या में क्या है। तो अभाज्य संख्या में पहली चीजें क्या पाई जाती है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, चलो अदर्स, बेटा घर पे पढ़ाई करो, पहला चीज है ना, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्या से कटे तो अभाज्य संख्या होगी। बेटा थोड़ा मेहनत कर लो, मेहनत कर लोगे ना तो तुम्हारे लिए ही भला होगा, हमारे लिए नहीं होगा, ठीक है। अब इतने
आसानी से समझाने के बाद भी अगर आपको ना समझ में आता है तो बताइए गलती किसकी है। अगर आपको नहीं आती है तो आप जितने बार चाहें उतने बार पूछिए ना, पूछने के लिए आपको मना किया गया है नहीं ना, तब तक पूछिए जब तक आपको आना जाए। अब यहां पे देख लीजिए, पहली सी बात होती है अभाज्य या प्राथमिक या ऋण संख्या की। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से न कटे, यानी कितना आसानी तरीके से बताते हैं कि भैया वो किससे मार खाएगा, खुद ही से मार खाएगा, नहीं तो उसके पापा ही मारेंगे, दूसरी किसी की हिम्मत नहीं है। भाज्य में क्या होता है, वो खुद से तो मार खाता ही है, अपने से भी मार खाता है, टीचर से भी मार खाता है, भैया से भी मार खाता है, भाभी से भी मार खाता है, चाचा चाची सबसे मार खाता रहता है। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो भाज्य संख्या और का दूसरा नियम भी है कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, केवल 2 गुणनखंड ही हो, 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। यानी कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। गुणनखंड का मतलब ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए, ठीक, तो पहले परिभाषा पे बात कर देते हैं, दोनों परिभाषाएं की। जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य, ऋण, प्राथमिक तथा प्राथमिक संख्या कहते हैं, ठीक है। दूसरा परिभाषा भी हो सकता है, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड पाए जाते हैं उसे अभाज्य, ऋण तथा प्राथमिक संख्या कहते हैं। राइट या रॉन्ग, राइट, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य या यौगिक संख्या कहेंगे। चलो, ऐसी के बाद संख्या नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो लो ऐसी संख्या। बोल तो रहे थे ना, बोल तो सही रहे थे ना, तो बोलने पे ध्यान रखो, क्योंकि बोल बोल के ही लिखना आवश्यक है। बोर्ड पे जो नकल मारने की प्रवृत्ति है ना, वो बहुत बुरी है। नकल ना मारो, जो आपको बोला जा रहा है उसे सुनो और लिखो। एक अच्छे विद्यार्थी की ये सबसे अच्छे गुण हैं कि सुनकर लिखना, मौखिक लिखना। मौखिक जब बच्चा वही सही लिख पाता है जो पढ़ता हो, मौखिक बुकों को पढ़ता हो। जब पढ़ोगे तो तुम्हारे जो शब्द हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। अब आप लोग कैसे पढ़ते हैं, आप लोग जो पढ़ते हैं स्कूल से होमवर्क मिला है, चलो ये मिला है आज तो ये पढ़ना है,
तो बस उसके लिए पढ़ते हो। तो वैसे आप कुछ नहीं सीखोगे। जब आप सोचोगे कि हमें आज ये लेसन मिला है, इससे हमें देखना है कि क्या क्या चीजें हमें सीखना है, तो आप जब पढ़ेंगे तो उससे सीखेंगे। क्या अभी देखो, अभी भी पीएससी वाला रिजल्ट आया है ना, बिहार वाला। बीपीएससी में जो सेल्फ स्टडी से, जो किसी बिना टीचर के सहयोग से बच्चे पढ़े हैं, वही टॉपर में आए हैं। और इस बार भी बीपीएससी की सबसे टॉपर स्टूडेंट में गर्ल्स का नाम है। फिर गर्ल्स हमारी टॉप 1 में है। पोजीशन के ऊपर से लेकर 6 स्थान तक केवल गर्ल्स का ही सीट है बीपीएससी में। बिहार आयोग जो अपना एग्जाम करवाती है, उसमें ऊपर से 6 नंबर तक अपना उन्हीं का है। 6 नंबर तक केवल लड़कियां हैं। तो गर्ल्स जिस तरीके से अपनी पढ़ाई में लगी हैं, बॉयज ऐसे समय आएंगे वो घर में क्या करेंगे, बर्तन धोते हुए मिलेंगे। तो बेटा पढ़ो। ये कहा जाता है ना, किसी को इतना नहीं दबाना चाहिए कि जब वो निकले ना तो उफान तूफान मचा दे। ठीक उसी प्रकार से हुआ है। जिस तरीके से महिलाओं को पहले दबाया गया, जिस तरीके से 12 साल 10 सालों में शादी कर दी जाती थी, और जैसे जैसे उनको हक मिला, तो देखो आज भारत के सबसे नंबर 1 नौकरियों में सबसे पहला स्थान किसका आ रहा है, गर्ल्स का आ रहा है। तो आज वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों अलग अलग नहीं है, सबकी क्षमता एक है। तो ये आपकी गलत फहमी है। तो पहले जो माना जाता था कि हमारा जो भारत है वो क्या है, पुरुष प्रधान भारत है, लेकिन अब पुरुष प्रधान छोड़ दो, अब महिला प्रधान भारत होने वाला है। क्योंकि उस समय पुरुष महिलाओं को क्या किए थे, अत्याचार किए थे। जो हमारे इतिहास है, इतिहास से हम यही देखे हैं ना कि 12 साल 10 साल की लड़कियों को शादी कर दिया जाता था, उनको पारिवारिक बंधन में बांध दिया जाता था। अब बंधक से खुली है। देखो भारत के जो सर्वश्रेष्ठ नौकरियां हैं उनमें सबसे अव्वल स्थान उन्हीं का आ रहा है। तो सोचिए आपका क्या होगा, क्योंकि आपका तो टाइम आने वाला है। क्योंकि अभी स्टेज में आप क्या है, 5-3 में है। शिक्षा नीति के हिसाब से आपका जो स्टेज चल रहा है, क्या चल रहा है, 5+3 का ना, 5+3 का ना, अभी 3+4 तो बाकी ही है। जो 3+4 तो बाकी ही है। अभी आप यही हैं, नर्स केजी, एलकेजी, यूकेजी 1 2 3 4 5 इसी में है ना। और इसके बाद आप जाएंगे इसमें, और इसमें अगर अच्छे से आप तैयारी करके गए तो आपको नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल के तहत आपको 6 3 4 मिलेगा ना। अगर फेल हो गए तो फिर आपके यही ग्रामीण में आपको 3 4 मिलेगा ना। तो आप इस स्टेज में हैं, और इस स्टेज को जब बेहतर करेंगे तो इस स्टेज में जाएंगे, और इस स्टेज को बेहतर करेंगे तब अगले स्टेज में जो जाएंगे तो आप भारत के, हो सकता है कि ये बेहतर हो तो आप भारत के सर्वोच्च 2 अव्वल टॉप में आ रही हैं लड़कियां, उनके स्थान थोड़ा सा हिला डुला पाए। नहीं तो कहीं लड़कियां संभल गई तो बस तो घर में चूल्हा बर्तन करना ही उचित रहेगा। तो पढ़ लो बेटा। इसके अलावा अगर नहीं पढ़ते हो तो घर में चूल्हा बर्तन और कपड़ा धोने के लिए तैयार रहना। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया, आगे चले। देखिए अब हम यहां पे जानेंगे कि अभाज्य संख्या कैसे निकाली जाती है, क्योंकि परिभाषाएं तो 2 दी गई थे ना। एक तो थी, एक आपकी परिभाषा रही कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटे। ठीक, तो अब अभाज्य संख्या जानेंगे कैसे। तो अभाज्य संख्या को जानने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, ये ले लेते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ले लेते हैं।
अब देखिए यहां पर अगर बात करें एक की, तो एक के कितने संख्या, यानी कि एक किससे किससे कटेगा? तो कह रहे हैं कि एक एक से कटे और स्वयं से कटे। तो पहले कहता है भैया एक, तू ऐसा है, तू तेरे दो गुणनखंड तो है ही नहीं, तेरा गुणनखंड क्या है? एक ही है। और अभाज्य संख्या का दूसरा परिभाषा कहता है कि जिस संख्या का दो गुणनखंड हो, जिस संख्या का दो गुणनखंड हो। तो ये अभाज्य संख्या कहता है कि भैया एक, तुम हमारे बेरादरी के नहीं हो, तुम हमारे बेरादरी से बाहर जाओ। और इन बेरादरी से बाहर निकाल कर इनको क्या करता है? हटा देता है। तो एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि एक क्या है? तो एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब बात करते हैं दो की। तो दो के कितने गुणनखंड होंगे? दो गुणनखंड होंगे कि एक तो दो अपने से कटेगा, यानी कि एक से कटेगा और दो से कटेगा, और किसी से कटेगा। और यही संख्या है कि जो संख्या एक से कट जाए और स्वयं से कट जाए, तो ये एक से भी कट गया, स्वयं से भी कट गया, और इसके दो गुणनखंड भी हो गए। तो दोनों परिभाषाओं को क्या करता है? ये अपने आप में सम्माहित करता है। तीन की बात करें तो एक और तीन। चार की बात करें तो एक दो चार होगा ना। अब कह रहा है कि दो गुणनखंड चाहिए, तीन गुणनखंड आया ना तो तुमको बाहर ही निकाल देंगे, और जिसका तीन गुणनखंड हो जाएगा वो इधर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब यहां पे भी ये एक क्यों हटा दिया इससे? क्यों ये कहा कि दो से अधिक गुणनखंड हो। आई भैया कहते एक ही गुणनखंड है। यहां कहा कि दो गुणनखंड हो तो यहां पे एक ही था, और यहां पे कहा कि दो से अधिक गुणनखंड हो, यहां पे एक ही है। कहा कि तुम भैया हटो हमारे यहां से, ये भी हटा दिया। तो इसलिए ये क्या हो गया? एक ना अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अब यहां पे बात करें पांच की, तो पांच किसका है? एक और पांच का है कि नहीं? यानी कि एक अपने से, एक से कटेगा और नहीं तो अपने से कटेगा। दूसरा माई का लाल है ही नहीं जो इसको कटा के दिखा दे। कोई संख्या में, संपूर्ण संख्या में एक और पांच के सिवा कोई और संख्या नहीं है जो पांच को मार के दिखा दे, है? नहीं है ना। आगे की बात करते हैं। एक दो तीन छह। ये कहा कि भैया जल्दी हमसे बाहर निकल, तो हमारे काम का नहीं है, तू जा इधर। ये क्या हो गया? क्यों? क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड हो गए। ये संख्या भैया ये एकों से पिटा रहा है, दुइयों से पिटा रहा है, तीनों से पिटा रहा है, और छह तो इसको पीट ही रहा है। तो ये भी निकल गया बाहर। अब सात की बात करें तो सात और एक और सात। अब कोई हिम्मत है किसी को मार देने की? इसको कोई संख्या है जो इसको मार दे? नहीं मार सकती है। लेकिन आठ को एक भी मारेगा, दो भी मारेगा, चार भी मारेगा और आठ भी मारेगा। फिर ये भी कहा कि भाग, तू भी भाग, उधर भाग गया। अब यहां पे कहें कि नौ की बात करें तो एक तीन नौ। ये भी कहा कि दो से तो अधिक हो गए, तू तो तीनों से पीटा जा रहा है, तू इतना बड़ा है, तीन जाकर तुमको मार दिया। 9 साल के हो, 3 साल का बच्चा मार देगा तो बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इसको भी भगा दिया। अब यहां पे चलते हैं। एक दो और चार से भी कटेगा रे। कौन नालायक है? अब बताओ इसमें क्या है? ये भी कहा कि तू भी भाग यहां से, इसको भी भगा दिया। अब बताइए कि यहां पे कितने, 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या पाई गई? तो 2 3 5 7, 2 3 5 7। यहां पे बात करते हैं 11 की। 11 में भी ऐसे ही आकलन करेंगे। जब यहां पे समझ में आ गया तो यहां पे भी समझ में आ जाएगा कि नहीं? अब भैया देखो 11 किससे किससे कटेगा? 11 को कौन कौन मार देगा? एक और 11 ही काटेगा, और कोई काटेगा तो लागल लिखाओ। कहेगा कि भैया अब हमसे कोई नहीं जीतेगा, हमारा बस हम हमारे, नहीं तो हमारे पापा ही मारे हमको। सबकी संख्या कौन से पापा है? एक है। अब 2 यानी कि 12 की बात करें तो 12 में क्या है?
ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो आ गया कि नहीं 2 से अधिक गुणनखंड। और जब 2 से अधिक गुणनखंड गया तो कहाँ चला गया, 12 में चला गया कि नहीं। ठीक ऐसे ही 13 में देखो, 1 और 13 है, कोई इसी हिम्मत तो आकर मार दे इसको। बहुत बढ़िया डान है कि नहीं। पूरे संख्या में अपने आप को ये मानता है कि भैया हम बस कोई नहीं मार सकता। 14 को 1 2 7 14, इस तरह 15 को 1 3 5 15, 16 को 1 2 4 और 8 और 16, 17 को 1 और 17, 18 को 1 2 3 6 और 9 18, इसी तरह 19 को 1 और 19, 20 को 1 2 4 5 10 20। और कोई है? अब बताओ इसमें महारथी कौन है जिसके 2 ही गुणनखंड हो? इसमें भी क्या मिला, 11 13 17 19, 11 13 17 19। तो ये हमें पता करना है। अब इससे भी आसान तरीका आपको बताते हैं चेक करने का। तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका क्या है चेक करने का, क्या भाज्य है क्या भाज्य नहीं है। तीसरा तरीका है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। हमने कहा कि जिसके अंत में ना 0 2 4 6 8 हो उसको पहले हटा दो। जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो उसको पहले हटा दो, क्योंकि वो क्या है, सम है, यानी कि वो भैया वो किसी अन्य से भी कटेगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, 0 है, 2 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, हटा दीजिए इसको। एक को 5 को हटा दो क्योंकि 5 से कटेगा। अब क्या बचा, अब इसमें हमें ढूंढना है कि इसमें क्या। अब 3 से विभाज्यता का नियम डाल लो। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए संख्या 3 से कटेगी। 2 1 हटाओ इसको, ये भी कटेगा। 3 2 नहीं कटेगा, कटेगा। 3 2 5 हो गया, 6 होता तो कट सकता था, लेकिन 3 2 5 23 कटेगा, 27 7 2 9 कटेगा। हटाओ इसको भी। अब देखो कि इसमें कितना बचा, 23 और 29 ही बचा। तो 21 और 30 के बीच केवल यही 2 अभाज्य संख्या है। कैसी भी संख्या हो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। केवल 3 नियम याद रखो, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम और 5 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, जिसका अंतिम अंक 2 4 6 8 हो वह संख्या क्या हो जाएगी, 0 2 4 6 8 हो वह संख्या 2 से कट जाएगी। तो भैया पहले ही बाहर हो जाओ। 3 से अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाए तो 3 से कट जाएगी। अब बताइए कि तीनों में कौन आसान लगा। एक बार अब उसको भी चेक कर लेते हैं, 11 से 20 वाला, कि देखो मजा आता है कि नहीं, कौन करता है। क्या सर सही सही बता रहे थे कि गलती गलती कुछ बता दिया है? वो तो परिभाषा के हिसाब से बताया है ना, ये तो ट्रिक बताया है कि आप कैसे इसको अभाज्य संख्या को निकाल सकते हो। चलो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमने कहा कि जिसका 2 से कट जाए उसको हटाओ। ले 2 है, वो है, 6 है, 4 है, 2 है, हटा दिया। 5 से भी हटा दिया, हटा दिया ना। अब इसमें देखा कि 3 से कौन कटेगा, अब बताओ 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो मिला कि नहीं। 3 से जोड़ते नहीं पड़ी, 11 13 17 11 13 17 19। क्यों? हमने ये नहीं कहा कि भैया 3 गो नियम याद रखो, 2 से 3 से 5 से, 2 3 5 से अगर कटा तो ये क्या है, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब कहीं से भी आपको निकालना हो तो निकाल लोगे कि नहीं। अब ये आपका काम है कि आप इस नियम के हिसाब से आप अभाज्य और भाज्य संख्या में अंतर
ज्ञात कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका भाज्य और अभाज्य से क्या क्या पूछे जा सकते हैं। अगले जो क्लास में देखेंगे भाज्य और अभाज्य से बनने वाले प्रश्न। ठीक है।